सुप्रभातम सुप्रभातम सुप्रभातम। आज की ताजा खबर में आप सभी का बहुत 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 स्वागत है। वर्ल्ड इकोनॉमी के साथ ही इस एपिसोड की शुरुआत आज हम यहाँ पे करने वाले हैं। वर्ल्ड इकोनॉमी में ब्रेंट क्रूड के बारे में पहले बात कर लेते हैं। ब्रेंट क्रूड ऑयल प्राइसेस आर बिटवीन $77 टू $78 पर बैरल। तो यहाँ पे 80 से ऑलमोस्ट दो $2.5 पर बैरल प्राइसेस नीचे आ चुके हैं, विच इज अ पॉजिटिव न्यूज। आई थिंक टिपिकली मतलब न्यूज फ्लो जो है, कभी कंसर्न्स जियोपॉलिटिकल टेंशंस के बहुत ज्यादा लगते हैं, कभी कभी स्लो डाउन के कंसर्न्स ज्यादा लगते हैं। सो जब भी स्लो डाउन के कंसर्न्स ज्यादा हो जाते हैं एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम क्रूड ऑयल प्राइसेस गोज डाउन, और जब भी जियोपॉलिटिकल टेंशंस के कंसर्न्स ज्यादा लगते हैं सो क्रूड ऑयल प्राइसेस गोज अप। सो फॉलिंग क्रूड ऑयल प्राइसेस इज गोइंग टू बी द नेक्स्ट रियलिटी, ऐसा लग रहा है आने वाले समय में। बहुत सारे मतलब जो जितने निगेटिव न्यूज होने थे ब्रेंट क्रूड के बारे में वो ऑलरेडी हम देख चुके हैं। जो पॉलिटिकल टेंशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से जो मेजर सप्लायर्स है, जैसे कि रशिया हो, उनका यूक्रेन के साथ झगड़ा होना, या फिर अब ईरान और इसराइल का तो के बीच में टेंशंस और ज्यादा वहां पे बढ़ना। तो ये निगेटिव काफी निगेटिव न्यूज हमने यहाँ पे देखी थी। बट अभी और फिर उसके ऊपर और सोने पे सुहागा, मतलब जो सऊदीज है, सऊदी अरेबिया वगैरह जो मेजर एक्सपोर्टर्स है ऑयल के, उन्होंने प्रोडक्शन कट्स लेना। तो जितने निगेटिव आप सोच सकते हो क्रूड ऑयल के बारे में, उतनी निगेटिव न्यूज आ चुकी है, और उसके बाद भी क्रूड ऑयल प्राइसेस, ब्रेंट क्रूड ऑयल प्राइसेस आर नॉट गोइंग बियॉन्ड $80 पर बैरल। तो ये काफी अच्छा संकेत है कि यहां से आगे अगर इसमें से एक भी सिचुएशन ठीक हो जाती है, जो प्रोडक्शन कट वाला एंगल है वो शायद यहां पे कम हो सकता है। और अगर कोई दोनों में से एक भी जियोपॉलिटिकल टेंशन अगर सॉर्ट आउट होता है, सो आई थिंक दैट विल हैव अ मेजर पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन दी प्राइसेस ऑफ ब्रेंट क्रूड, मतलब प्राइसेस वहां पे नीचे जाएंगे। सो अब ये चीज अगर हो गई तो दैट विल बी रियली गुड। अब नेक्स्ट जो न्यूज है जो हम बात करेंगे वो है फेडरल रिजर्व के बारे में। जैक्सन होल की जो कॉन्फ्रेंस हो रही है वहां पे ऑब्वियसली मतलब वो उसमें डिस्कशंस होंगे, प्रेडिक्शंस किए जाएंगे, पॉइंट ऑफ व्यूज रखे जाएंगे। तो उसमें जॉब मार्केट के बारे में इतना कंसर्न क्यों ज्यादा लग रहा है? सडनली हमने ये जो देखा है, जॉब मार्केट यूएस में अनएम्प्लॉयमेंट के रेट बढ़ेंगे तो क्या होगा क्या नहीं होगा। तो इसके पीछे का थोड़ा सा बैकग्राउंड समझने की कोशिश करते हैं। एवरेज लॉन्ग टर्म एवरेज अगर हम देखेंगे अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है यूएस में, दैट पर्टिकुलर नंबर इज 5.7%। आई ऑल्सो गॉट सरप्राइज्ड व्हेन आई रेड दैट रिपोर्ट। और अभी अगर आप देखोगे तो करंटली द अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो जुलाई का आया था, दैट वाज 4.3%। आप बोलोगे यार 5.7 से तो ये काफी नीचे है, तो फिर क्या कंसर्न है? कंसर्न ये है कि लास्ट एक सवा साल में ये 3.7% से 4.3% बढ़ा है। एंड हिस्ट्री सजेस्ट दैट कि जब ये अपवर्ड ट्रेंड आता है तो ये अपवर्ड ट्रेंड एवरेज के काफी ऊपर चला जाता है। सो दैट्स द कंसर्न मार्केट इज हैविंग, एंड दैट्स द कंसर्न इवन फेडरल रिजर्व इज ऑल्सो हैविंग। और वही नंबर वो बहुत ज्यादा आगे लेके जाना नहीं चाहते हैं। उसी के वजह से मतलब क्या रेट कट कितने एग्रेसिवली होने चाहिए उस पे ज्यादा डिस्कशंस आ रहे हैं। बट अब तक अगर हम देखते हैं जो इन्फ्ले, और अब अभी डिलेमा क्यों लग रहा है फेडरल रिजर्व को, सबसे ज्यादा डिलेमा क्यों है? क्योंकि लास्ट 30-40 सालों में इतना हाई इन्फ्लेशन फेडरल रिजर्व ने भी नहीं देखा था। तो मतलब मैंने पहले भी बहुत बार बोला है कि यहां फेडरल रिजर्व के पास ऐसा एक भी टॉप मैनेजमेंट में आदमी नहीं है जिसने इतना हाई इन्फ्लेशन एक्चुअली उसकी वर्किंग लाइफ में देखा है, कि जिसको टैकल किया गया है। ये जो एक बहुत बड़ा कंसर्न है ना, दिस इज ये बहुत डिलेमा क्रिएट कर रहा है कि क्या एग्जैक्टली करना चाहिए। भाई बुक्स में तो हमें बहुत सारे एग्जांपल्स मिल जाएंगे, हिस्ट्री थ्योरी में हम उसको देख सकते हैं। बट प्रैक्टिकल वे में इन्फ्लेशन को हैंडल करना और ग्रोथ को भी खराब नहीं होने देना, ये बहुत ही खराब मतलब मुश्किल सिचुएशन होती है। एंड दैट्स व्हाट करेंटली फेडरल रिजर्व इज गोइंग थ्रू। तो अब यही चीज देखनी होगी कि इन्फ्लेशन की को भी आगे नहीं बढ़ने देना है, बिकॉज अगर यहां से जब इन्फ्लेशन उनके रेंज में नहीं आया, अभी तक 2% के रेंज में आया नहीं है, और अगर यहां पे आप डिमांड बढ़ा देते हो और फिर इन्फ्लेशन बढ़ना शुरू हो जाता है,
तो मतलब अनएम्प्लॉयमेंट का भी प्रॉब्लम एंड देन उसके ऊपर इन्फ्लेशन का भी प्रॉब्लम, ये बहुत ही खराब डेडली कॉम्बिनेशन हो सकता है। एंड दैट्स व्हाई ये जो सॉफ्ट लैंडिंग हार्ड लैंडिंग के जो डिस्कशंस हो रहे, रेसेशन वर्सेस स्लो डाउन के जो डिस्कशंस हो रहे, ये इस मतलब बैलेंसिंग एक्ट पे डिपेंड रहेगा। एंड दैट्स व्हाई फेडरल रिजर्व इज लिटिल कंसर्न्ड अबाउट दीज थिंग्स। सो अब देखते हैं, आई थिंक अनएम्प्लॉयमेंट के नंबर्स देखना बहुत जरूरी होगा। एंड जो करता धरता है फेडरल रिजर्व के, ये जो मतलब जो मतलब उनकी कमिटी है, उसके उसकी तरफ से क्या क्या ओपिनियंस आते हैं, ये देखना भी उतना ही इंपॉर्टेंट होगा। सो लेट्स सी। नेक्स्ट न्यूज इज रिगार्डिंग इंडिया बांग्लादेश, और ये इंडिया के टूरिज्म सेक्टर के पे कैसे डिपेंड मतलब इम्पैक्ट कर रहा है, इसके बारे में हम बात करेंगे। सो अब ये जो सेक्टर है, टूरिज्म सेक्टर है, स्पेसिफिकली जो बाहर के देशों से लोग इंडिया में आते हैं, ठीक है, इंडियंस का कंजम्पशन जबरदस्त तरीके से चल रहा है। मतलब वी आर स्पेंडिंग अ लॉट ऑन टूरिज्म, डोमेस्टिक टूरिज्म, बट बाहर से भी पैसा आता है अपने पास। सो टोटल कितना फॉरेन एक्सचेंज जनरेट हुआ था लास्ट ईयर? दैट वाज 24,707 करोड़ रुपीज। अब आप बोलोगे हाँ ठीक है भाई, बाहर से पैसा है इंडिया में, बट ये इसका बांग्लादेश से क्या कनेक्शन है? तो यू विल बी सरप्राइज टू नो, लास्ट ईयर जो 24,707 करोड़ रुपीज आया था, उसमें से 22.5%, यानी मोर देन 5,000 करोड़ रुपीज का जो फॉरेन एक्सचेंज आया, मतलब कि फॉरेन टूरिस्ट आए जिन्होंने यहाँ पे इंडिया में आके पैसे खर्च किए डिफरेंट थिंग्स पे, तो वो नंबर 5,000 करोड़ से ज्यादा था। यानी कि 22.5% ऑफ दिस फॉरेन एक्सचेंज जो जनरेट हुआ था, वो बांग्लादेश से जनरेट हुआ था। और बिकॉज ऑफ दिस इशू जो अभी बांग्लादेश में इशू चल रहा है, उसकी वजह से ये पर्टिकुलर नंबर हैज गॉन डाउन बाय 90% सिंस दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम हैज स्टार्टेड। सो आप जस्ट इमेजिन करो कि मतलब नेबरिंग कंट्री है, और यहाँ पे 80% जो लोग आते हैं बांग्लादेश से आते थे टूरिज्म के एंगल से, वो मेडिकल टूरिज्म होता था। यानी कि मेडिकल ट्रीटमेंट लेने के लिए 80% पैसा मतलब वहां से आता था। 15% दे वर स्पेंडिंग ऑन शॉपिंग एंड 5% ऑन लेजर। सो यहाँ पे मेडिकल टूरिज्म बहुत बड़ा सेगमेंट था। सो ऑब्वियसली उसका इंपैक्ट उन पर्टिकुलर कंपनीज पे भी हो रहा होगा। सो टोटल अगर लास्ट ईयर के टूरिस्ट हम देखते हैं इंडिया में जो आए थे फॉरेन से, दोज वर 92.3 लाख, 92.3 लाख का ये नंबर था। और पोस्ट कोविड ये नंबर जो है अराइवल्स का, वो 43.5% से बढ़ रहा था। बट अभी ये बांग्लादेश में जो प्रॉब्लम हुआ है, ऑब्वियसली उसकी वजह से एक बड़ा इम्पैक्ट, मतलब 90% वो नंबर जो है वो नीचे गया है, स्पेसिफिकली द exchange which we were receiving from Bangladesh because of the tourism, जिसमें 80% was the medical tourism. So obviously it will have an impact. So that's why ये जो ऐसे प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं डेमोक्रेसीज में, तो ये काफी बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते हैं, स्पेसिफिकली कंट्रीज जो नेबरिंग है हमारे लिए, नेबर है हमारी, तो वहां पे ये प्रॉब्लम होना इज इम्पैक्टिंग वन सेक्टर इन इंडिया। नेक्स्ट न्यूज जो है वो इंडियन इकोनॉमी के बारे में अब बात करते हैं, जिसमें जो मतलब स्पेंडिंग हो रही है, या फिर बैंक्स जो फंड्स कर रहे प्रोजेक्ट्स को, स्पेसिफिकली स्टेट प्रोजेक्ट्स को जो फंडिंग हो रही है, उसमें गुजरात ने लास्ट फाइनेंशियल ईयर में उत्तर प्रदेश को बीट किया है। सो गुजरात बिकेम द नंबर 1 स्टेट फॉर गेटिंग फंडिंग, सिक्योरिंग फंडिंग, बैंक फंडिंग फ्रॉम मतलब डिफरेंट बैंक्स। तो 154 प्रोजेक्ट्स को गुजरात में फंडिंग लास्ट ईयर मिली है बैंक से। सो टोटल बैंक्स ने जो फंड्स किए, फाइनेंस किए हैं, ये मतलब प्रोजेक्ट स्पेसिफिकली इंफ्रास्ट्रक्चर के ही प्रोजेक्ट्स है। सो वो 3.9 लाख करोड़ रुपीस के, जिसमें से 14.7% फंडिंग हैज हैपेंड टुवर्ड्स गुजरात प्रोजेक्ट्स। और अगर 2022-23 का नंबर हम देखते हैं, तो उसमें उत्तर प्रदेश वाज एट नंबर 1 पोजीशन। So, and the total allocation in 2022-23 उत्तर प्रदेश को जो था वो था 16.2%, और 16.2% इन 22-23 से यूपी में जो फंडिंग हुई है बैंक से, वो 16.2% से 7.6% तक नीचे आई है।
एंड इस बार 69 प्रोजेक्ट्स को फंडिंग मिली है यूपी में। अपार्ट फ्रॉम गुजरात एंड यूपी, महाराष्ट्र एंड आंध्र प्रदेश आर द अदर टू स्टेट्स जहां पे काफी स्ट्रॉन्ग फंडिंग मिली है। जो टॉप 5 स्टेट्स की अगर हम बात करते हैं, सो आउट ऑफ दिस 3.9 लाख करोड़ रुपीस, 55% जो फंडिंग मिली है ये टॉप 5 स्टेट्स में यहाँ पे मिली है। सो आई थिंक जो ओवरऑल फंडिंग के एंगल से हम देखते हैं तो मतलब टॉप 5 स्टेट्स को 55% फंडिंग मिलना, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेटेड एफर्ट लग रहा है। तो मोर स्टेट्स नीड्स टू एक्ट ऑल्सो, एंड वो जो कोऑर्डिनेशन है, जो फेडरल स्ट्रक्चर है, उसको और मजबूत होना बहुत ज्यादा जरूरी है फॉर इंडिया टू ग्रो एट मच हायर रेट विच इज पॉसिबल। तो उस पर अभी कैसे सॉल्यूशंस निकाले जाएंगे ये देखना भी इंपॉर्टेंट रहेगा। नाउ नेक्स्ट न्यूज इज फ्रॉम द ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, जिस पे गवर्नमेंट का काफी ज्यादा फोकस है, स्पेसिफिकली ऐसे सेक्टर्स पे जहां से और ज्यादा एक्सपोर्ट्स हो पाए। वैसे देखा जाएगा तो ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में माइनिंग सेक्टर पे बहुत ज्यादा फोकस रहा है स्टेट्स का भी, बट नाउ व्हाट गवर्नमेंट इज ट्राइंग कि बाकी सेक्टर्स पे भी डिपेंडेंसी होनी चाहिए। और इसी के लिए पूर्वोदया स्कीम जो लॉन्च की है, जिसमें बजट में बात हुई है कि फोकस किया जा रहा है कि अपार्ट फ्रॉम इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर, बट बाकी सेक्टर्स से भी यहाँ पे एक्सपोर्ट्स वगैरह होने चाहिए, जैसे कि मिनरल्स हो या फिर फूड प्रोसेसिंग हो या फिर मरीन प्रोडक्ट्स हो या फिर एनिमल हस्बेंड्री हो, या इवन फ्रॉम आईटी सेक्टर ऑल्सो, कि उसमें भी एक्सपोर्ट्स होने चाहिए। स्पेसिफिकली लिवरेजिंग द रीजन्स टैलेंट एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स, जैसे कि कोलकाता में काफी अच्छे इंस्टीट्यूट्स है, जमशेदपुर में है, देन रांची में है, पटना में है, भुवनेश्वर में है। तो यहां से काफी अच्छा टैलेंट निकल सकता है और इन सेक्टर्स में ये एक्सपोर्ट्स का कंट्रीब्यूशन और ज्यादा यहाँ पे बढ़ सकता है। तो ये ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया पे काफी ज्यादा फोकस गवर्नमेंट का है। गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू एंगेज मोर एंड मोर विद दी स्टेट गवर्नमेंट्स फॉर द सेम। बट उसके लिए ये जो जॉब क्रिएशन करनी है, इंडस्ट्रियल ग्रोथ करनी है, इसके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस जिस पे देना चाहिए स्टेट्स ने, ऐसा सेंटर कह रहा है, वो है इंपॉर्टेंस ऑफ स्टेबल लॉ एंड ऑर्डर एनवायरमेंट। तो ये अगर होगा तो ऑब्वियसली आई थिंक जॉब क्रिएशन, इंडस्ट्रियल ग्रोथ में काफी अच्छा एक इम्पिटस लिया जा सकता है। अब स्टॉक स्पेसिफिक या सेक्टर स्पेसिफिक बात करेंगे दोस्तों, जिसमें टेलीकॉम सेक्टर के बारे में बात करेंगे। नंबर्स आ चुके हैं, जून के नंबर्स आ चुके हैं, तो जिसमें जियो थोड़ा सा बाजी मारता हुआ नजर आ रहा है। जियो की ग्रोथ जो है वो 4 मिलियन एक्टिव यूजर्स की ग्रोथ रही है जून मंथ में, और भारतीय एयरटेल हो या वोडाफोन आइडिया हो, उसको काफी ज्यादा अच्छी तरीके से वो बीट कर रहा है। भारतीय एयरटेल ने एटलीस्ट नए कस्टमर्स तो सब्सक्राइबर्स ऐड किए हैं, बट अगर वोडाफोन आइडिया की बात करते हैं, वी की बात करते हैं, तो वहां पे स्ट्रगल्स आर कंटिन्यूइंग। 2.71 मिलियन यानी कि 27 लाख सब्सक्राइबर्स एक्चुअली वी ने लूज किए हैं यहाँ पे। और अगर टोटल नंबर में डेफिनेटली जियो इज एडिंग मोर सब्सक्राइबर्स, बट जो हाई पेइंग यूजर्स है जैसे कि 4G एंड 5G यूजर्स, ये एयरटेल ने ज्यादा ऐड किए हैं कंपेयर टू जियो। सो मतलब जो क्रीम है वो अभी भी एयरटेल में और ज्यादा यहाँ पे बढ़ रहा है। अगर टोटल मार्केट शेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं तो जियो का जो मार्केट शेयर है वो 40.71% का है। कोई बिलीव कर सकता है कि ये कंपनी 8 साल पहले आई थी और बड़े बड़े इनकम्बेंट्स को इसने हिला दिया है। सो 40.71% का ये मार्केट शेयर है जियो का। एयरटेल का मार्केट शेयर है 33.23% का, एंड वी का मार्केट शेयर डिक्रीज हुआ है टू 18.56%। सो अभी भी 5G लॉन्च नहीं किया है वी ने, दैट इज अ बिग प्रॉब्लम फॉर वी। 3G और 4G पे ही थोड़ा सा फोकस कंपनी का ज्यादा चल रहा है, और लॉसेस जो है वो यहाँ पे बढ़ते ही जा रहे हैं फॉर वोडाफोन आइडिया। अब नेक्स्ट न्यूज है हीरो मोटोकॉर्प के बारे में, जिसका ओल्ड पार्टनर होंडा, होंडा मोटरसाइकिल्स एंड स्कूटर इंडिया, तो हीरो होंडा हम नाम सुनते थे ना, तो अब वो हीरो मोटोकॉर्प अलग हो गया और होंडा मोटरसाइकिल एंड स्कूटर इंडिया अलग हो गया। सो अप्रैल से लेके जुलाई मंथ तक के जो नंबर्स आए हैं होलसेल
डिस्पैचेस की अगर हम बात करते हैं, यानी कि होलसेल डिस्पैचेस यानी कंपनी से निकल के डीलर्स के पास जाना, सो दिस इज कॉल्ड होलसेल डिस्पैचेस। तो इसमें होंडा ने हीरो को मात दे दी है। सो होंडा ने अप्रैल से लेके जुलाई में जो होलसेल डिस्पैचेस किए वो नंबर है 18.53 लाख यूनिट्स, और हीरो ने किए हैं 18.31 लाख। सो यानी 21,653 यूनिट्स होंडा ने ज्यादा डिस्पैच किए हैं। सो यहां पहली बार होंडा ने अपने ओल्ड पार्टनर को बीट किया है। अभी आप बोलोगे यार होंडा की ज्यादा बाइक्स तो दिखती नहीं है। नहीं, ये होंडा मोटरसाइकिल एंड स्कूटर इंडिया की हम बात कर रहे हैं। सो डेफिनेटली अर्बन डिमांड इज एक्चुअली वेरी स्ट्रांग, एंड दैट्स व्हाई स्कूटर्स का सेगमेंट काफी अच्छा है, मिड टू प्रीमियम मोटरसाइकिल का भी सेगमेंट काफी अच्छा है। हीरो का जो ज्यादा पकड़ है वो रूरल इकोनॉमी पे है, रूरल मार्केट पे है। तो रूरल रिकवरी अभी भी इनकम्प्लीट लग रही है, स्पेसिफिकली ऑटो सेल के पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात करते, टू व्हीलर सेल के पॉइंट ऑफ व्यू से मॉनसून अच्छा लग रहा है। सो अगर मॉनसून यहां से भी और मतलब अच्छा रहेगा, फिर ऑब्वियसली आई थिंक देन रूरल डिमांड बढ़ सकती है, एंड दैट कैन ऐड क्वाइट वेल। सो अगर टोटल मार्केट शेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात करते हैं तो होंडा का मार्केट शेयर है 20% का, 20% था, बट अप्रैल टू जुलाई में ये 20 से 24.3% तक बढ़ गया। और हीरो का मार्केट शेयर 33% से 29.4% तक नीचे आया है। सो अभी आप बोलोगे कि मतलब अभी तो आपने बोला कि सरपास किया है, तो ये 4 महीने का सरपास हुआ है। बट ओवरऑल अगर आप टोटल मार्केट शेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हो तो अभी भी 5% से वो हीरो का मार्केट शेयर ज्यादा है। बट ये फाइट इंटरेस्टिंग लग रही है। सो होंडा इज लुकिंग रियली स्ट्रांग, स्पेसिफिकली इन अर्बन एरियाज। अब बात करते हैं, मूडीज की एक रिपोर्ट आई है जिसमें उन्होंने प्राइवेट सेक्टर कैसे कैपेक्स प्लानिंग करेगा या स्पेंडिंग करेगा उसके बारे में उन्होंने बोला है। तो उन्होंने बोला है कि 45 टू 50 बिलियन डॉलर एनुअली प्राइवेट सेक्टर कंपनीज, इंडियन कंपनीज आर गोइंग टू स्पेंड ओवर द पीरियड ऑफ नेक्स्ट 2 इयर्स एनुअली है, मतलब 45 से 50 बिलियन डॉलर। सो ये नंबर काफी बड़ा है, मतलब ऑलमोस्ट 4 साढ़े 4 लाख करोड़ रुपए का स्पेंडिंग जो है एवरी ईयर प्राइवेट सेक्टर करने वाला है। दिस इज अ वेरी पॉजिटिव न्यूज। बट आउट ऑफ दिस ऑलमोस्ट 30% स्पेंडिंग अकेला रिलायंस इंडस्ट्रीज करने वाला है, दैट टू ईच ईयर। मतलब नेक्स्ट 2 इयर्स में ऑलमोस्ट 30 बिलियन डॉलर का स्पेंडिंग रिलायंस इंडस्ट्रीज की तरफ से हो सकता है। और बाकी जो मतलब ऑयल एंड गैस सेक्टर की कंपनीज है जैसे कि ओएनजीसी, इंडियन ऑयल, सो दे आर गोइंग टू स्पेंड अनदर 30%, विच इज अराउंड $15 बिलियन। So यहाँ major investments are going to happen in green energy segment. So investments will also focus on increasing capacity and making green energy investments to reduce carbon transition risk. So यहाँ जो नेट जीरो, कार्बन नेट जीरो का हमारा टारगेट है उस पे काफी ज्यादा फोकस रहने वाला है। ओवरऑल अर्निंग्स की ग्रोथ भी रहेगी। वैसे नंबर जो मूडीज ने दिया है वो काफी म्यूटेड है, 5% का। आई स्ट्रांगली फील दैट कि काफी बड़ा आउट परफॉर्मेंस रहेगा। कभी कभी मूडीज की रिपोर्ट्स पढ़ के ऐसे लगता है कि दे आर स्टिल फीलिंग गिविंग द प्रोजेक्शंस फॉर इंडिया, वो डॉलर टर्म में ही देते हैं, ऐसा मुझे हमेशा लगता है। और अगर जीडीपी ग्रोथ की बात करेंगे तो रियल जीडीपी ग्रोथ का एक्सपेक्टेशन 6% का है फॉर नेक्स्ट 2 इयर्स पर एनम, which is also on a lower side. We strongly feel that they always keep on revising their targets, but initially they always remain conservative. So I think the numbers will be much better compared to their what they are projecting. नाउ नेक्स्ट न्यूज इज रिगार्डिंग गोल्ड, या फिर ज्वेलर्स के बारे में बात करेंगे। सो ये जो मंथ था काफी अच्छा था, बिकॉज रक्षाबंधन भी था। जो सेल्स की ग्रोथ रही गोल्ड परचेस की, अगर हम ग्रोथ देखते हैं तो दैट वाज अराउंड 20 to 25% ज्यादा हुई है इस रक्षाबंधन पे। जो लास्ट ईयर के नंबर्स आए थे, एवरेज परचेस जो था गोल्ड का वो 3.5 to 4 ग्राम्स था लास्ट ईयर, इस बार वो 7 ग्राम्स है। सो आई थिंक दिस इज इंटरेस्टिंग, थैंक्स टू दी इंपोर्ट ड्यूटी कट फ्रॉम 15% to 6%। सो गोल्ड के प्राइसेस वहां पे नीचे गए, सो उसका ये भी एक पॉजिटिव इम्पैक्ट यहाँ पे रहा। लास्ट ईयर में 20% के रिटर्न्स दिए हैं गोल्ड ने, गोल्ड एज एन एसेट क्लास ने, तो वो भी डेफिनेटली वाज एक्टिंग रियली वेल। एंड यू ऑल नो दैट
कि मेजर जो परचेसेस है स्पेसिफिकली रिटेल के पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात करते हैं, सो लेडीज आर मतलब उनके लिए काफी वो दे लाइक टू परचेज गोल्ड। और उसमें स्पेसिफिकली अगर 20% की रिटर्न आए तो आई थिंक आपके घर पे भी वो रिएक्शंस आए होंगे। मम्मी लोगों ने बोला होगा आपको, अरे देखा 20% रिटर्न दे दिया, फिर आप कितना भी समझो तो नहीं नहीं, इक्विटी ने तो 30-40% दिया है। तो फिर वो ऐसे ही लुक देंगे आपको कि अरे आपको, तुम लोगों को तो कुछ पता ही नहीं है गोल्ड का पोटेंशियल क्या है। सो आई थिंक लॉट ऑफ पीपल मस्ट हैव seen that those reactions, and that's interesting also, and that's why households may, after real estate, gold is one asset class which is having major allocation in Indian households. It's okay also, I think that there is nothing wrong. I think that tradition will continue, और इसी का ऑब्वियसली एक बेनिफिट ज्वेलर्स को भी वहां पे मिल रहा है। सो इंपोर्ट ड्यूटी कट होना इनिशियली मतलब आप लगा होगा कि गवर्नमेंट को शायद उससे मतलब रेवेन्यू लॉस हो सकता है, बट आई थिंक मोर ऑफिशियल इंपोर्ट्स विल हैपन एंड इट विल गेट कॉम्पनसेटेड। सो बाकी और एक न्यूज है, वो है टाटा ग्रुप के बारे में। सो 5 टाटा ग्रुप की कंपनीज को अपग्रेड मिला है इन रेटिंग्स फ्रॉम S&P ग्लोबल। कौन सी कंपनीज है वो? तो पहली है टाटा मोटर्स। सो टाटा मोटर्स का अपग्रेड यहाँ पे मतलब प्रीवियस रेटिंग थी BB+, तो वहां से ये BBB और स्टेबल आउटलुक दिया है। सो ये अपग्रेड रहा है। सो मतलब आई थिंक यहाँ डबल अपग्रेड मिला है, BB+ से पहले BBB- और फिर BBB रहता है। सो यानी कि 2 नॉचेस अप हुआ है यहाँ पे। सो दैट इज पॉजिटिव। टाटा पावर की अगर हम बात करते हैं, सो BB+ से BBB- यहाँ पे अपग्रेड हुआ है 1 नॉच, बट आउटलुक इज पॉजिटिव। टाटा स्टील का यहाँ पे BBB- से BBB स्टेबल पे अपग्रेड हुआ है, तो यहाँ पे 1 नॉच अपग्रेड हुआ है। देन टाटा कैपिटल BBB- स्टेबल से BBB- पॉजिटिव, यहाँ पे नॉच तो नहीं मिला है बट आउटलुक स्टेबल से पॉजिटिव कर दिया है। एंड JLR का जो रेटिंग है BB से BBB- यहाँ पे किया है, तो यहाँ पे भी 2 नॉचेस ऊपर लेके गए हैं और आउटलुक पॉजिटिव रखा है। सो इट इज अ रियली पॉजिटिव न्यूज फॉर टाटा ग्रुप। सो ऑब्वियसली आई थिंक उसका मतलब जब अपग्रेड्स यहाँ पे होते हैं तो उसका एक सबसे बड़ा पॉजिटिव इंपैक्ट ये होता है कि पैसा रेज करने की में इंटरेस्ट थोड़ा सा कम देना पड़ता है। सो दैट्स अ पॉजिटिव न्यूज फॉर टाटा ग्रुप। सो दोस्तों, अगर आप लोगों को लगता है कि हम अच्छा काम करते हैं तो हमारे रिसर्च प्रोडक्ट्स को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। इन्वेस्टरना.in को विजिट कीजिए, हमारे मॉडल पोर्टफोलियोज है, स्टॉकोमीटर प्लस है, फंडोमीटर प्लस है, ये रिसर्च प्रोडक्ट्स को सब्सक्राइब कीजिएगा। 3 इयर्स के सब्सक्रिप्शन और कॉम्बो ऑफर्स पे आपको काफी अट्रैक्टिव डिस्काउंट्स भी मिल सकते हैं। तो इन्वेस्टरना.in को विजिट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।